जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल लाइफ की इकाई नंबर 4। दोस्तों, ये अपने एक जो किताब क्लास 6 का है वह आखिरी इकाई होगा। आखिरी इकाई 4 में 2 अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय है ग्राम ग्राम में आजीविका और दूसरा चैप्टर है शहर में आजीविका। तो इस इकाई का नाम ही क्या है? आजीविकाएं हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं लोग कैसे चलाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका जो मतलब घर चलाने के जो पैसे आते हैं, अपना घर किस तरह से चलाते हैं, अपनी दिनचर्या को वह किस तरह से व्यतीत करते हैं ग्राम के लोग, और शहर के लोग अपने दिनचर्या को कैसे व्यतीत करते हैं, इन दोनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 7 अध्याय 6 पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने जाना था गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। ठीक वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका 2 चैप्टर हम इकाई 4 में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की। पहले पाठ में हमने अपने जीवन के मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर जोर डाला है, चाहे नज़र डाला है। क्या हुआ कि हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे विविधता की समझ, तब विविधता की समझ जब इस क्लास 6 का पहला लेसन था, तो विविधता की समझ से ही उठा करके पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी है। यदि आप गौर करेंगे तो आपको हर लेसन को आप विविधता की समझ से विविधता एवं भेदभाव से जोड़ सकते हैं, यानी इकाई फर्स्ट। ठीक ऐसे ही जब हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी पढ़ेंगे, तो क्लास 7 की पॉलिटी में जो इन सब चीज़ों में शब्द दे दिए गए हैं, उन शब्दों को यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। उन्हीं शब्दों को क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी में पहला दिया है इकाई समानता, और समानता के आधार पर ही वह पूरा बुक खत्म हो गया है। खैर, क्लास 7 की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें बताएंगे। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे कैसे असर पड़ता है, और वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहीं की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब हम लोगों ने विविधता की समझ को पढ़ा था, तो एक तरफ लद्दाख का उदाहरण लिया था और एक तरफ केरल का उदाहरण लिया था। केरल के लोग क्या करते थे, वहाँ पे नारियलें होती थीं, धान होता था, इस तरह से खेती फसल कर करके, मछलियाँ मार करके अपना भोजन, अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन वहीं लद्दाख में पश्मीना नाम का ऊन बेच करके, पश्मीना बकरी से ऊन ले करके शाल बेचते थे, उनका व्यापार करते थे, और इस तरह का गाय वाय मतलब पालते थे, पशुपालन करते थे। उस तरीके से वे अपनी आजीविका चलाते थे। तो ठीक इसी में जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी लिखने वाले जो लेखक लोग हैं, जो इसमें रिसर्चर हैं, खोजकर्ता वाले हैं, वह क्या करते हैं, गांव के लोगों के पास अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, और उस चीज़ के माध्यम से हम लोगों को इस लेसन को समझाने का काम किया है। लेकिन जब आप इस लेसन को पढ़ रहे हो, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद से आप अपने आप को सेंटर में रख के, आप अपने आसपास के गाँवों को परिप्रेक्ष्य में रख करके सोचिएगा कि हम लोगों के यहाँ आजीविकाएं कैसे चलती हैं। यदि आप इस लेसन को बिना पढ़े यदि आप यह सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ की आजीविकाएं कैसे चलती हैं, हमारे यहाँ के लोग कैसे खाते पीते कमाते हैं, तब यह लेसन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि नहीं महसूस हो पा रहा है, आपको इस टाइम नहीं फील हो रहा है, तो एक बार आप अपने मन से अपने गांव के आजीविकाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाओं को लिख के देखिए कि यहाँ के लोग दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं, किन के खेतों में काम करते हैं, किन के यहाँ मजदूरी करते हैं, किस तरह से पैसे कमाते हैं और कितना समय खाली बैठते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, अमीर होते हैं कि गरीब होते हैं।
इस तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों पे इस सभी को मापदंड मान करके लिखिए, पढ़िए, समझिए और फिर इस लेसन को समझिए। देखिएगा कि आपकी थॉट भी इस किताब की थॉट से मैच करेगी। क्यों मैच करेगी? क्योंकि जो भी किताबें होती हैं वो अपने आसपास से ही निकली होती हैं। हम ही लोगों से किताब निकला है, ऐसा नहीं कि किताब से हम निकले हैं। ठीक है? तो अपने जीवन को किताब से जोड़ने की ना कोशिश करिए, जबकि किताब को जीवन से जोड़ने की कोशिश करिए। यह सोचिए कि हमारे जीवन से किताब निकला है, ये मत समझिए कि किताब में ही पूरी जीवन है, क्योंकि किताब से भी बड़ी जीवन होती है। चलिए, हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पाठ में हम देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यह भी हम भी इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों पास आजीविका चलाने के समान अवसर हैं। पहले हम लोगों ने 2 पाठों में पड़ताल किया था कि क्या सभी लोगों को समानता है, क्या सभी लोगों के पास अवसर है। तो उसी तरह से हम भी इन 2 चैप्टरों के पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि क्या सभी लोगों के पास समान अवसर है आजीविका कमाने का, या ये भी असमान है, इसमें भी भेदभाव है, इसमें भी असमानता है। चलिए लेसन करते हैं तो देखते हैं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती-जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम इस पाठ में देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को यहाँ पे एक व्यक्ति ठेले पर कुछ बेच रहा है। यहाँ पे किराना का दुकान लगाया हुआ है। यहाँ पे खेती गन्ना है, गन्ने की खेती है। गन्ने की खेती नहीं है, वह नारियल की खेती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ है। यहाँ पर जो है कि धान में दवा छिड़क रहा है। यहाँ पे जो है समुद्र है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये साइकिल बनाने वाला है, ये शहद बेचने वाला है, ये शायद और चीज़, ये मिस्त्री है, राजगीर है। यहाँ पर भी एक पहाड़ियाँ, यानी यहाँ पर भी एक गांव बसा हुआ है। इस तरीके से क्या है, सभी लोगों का जीवन चल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम कलपट्टू गांव के बारे में पढ़ेंगे। कलपट्टू गांव समुंदर में तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है कलपट्टू। तमिलनाडु में, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु किधर पड़ता है? तो भारत का दक्षिणी भारत हो गया, तो यही पड़ता है तमिलनाडु, ये पड़ता है केरल। तो तमिलनाडु में समुंदर तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। जो कलपट्टू के लोग हैं वह कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंटें, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। हम लोग जब देखते हैं तो अपने वहाँ भी लोग जो होते हैं गांव में टोकरियाँ भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, घड़े भी बनाते हैं, ईंटें भी बनाते हैं, बैलगाड़ियाँ भी बनाते हैं, अन्य चीज़ें भी बनाते हैं। ठीक सेम हम ही लोगों के जैसा कलपट्टू गांव भी है। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। जो मेन गली है गांव में वह किसकी तरह दिखती है? बाजार की तरह दिखती है, जिसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, तथा 2 दुकानें बीज और खाद की भी हैं। 4 दुकानें चाय की हैं, जहां टिफ़िन मिलता है। टिफ़िन का संदर्भ यहाँ पे ये है कि हल्की-फुल्की खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे सुबह का इडली डोसा व उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक, वहाँ की भाषा में मैसूर पाक कुछ कहा जाता होगा शाम के नाश्ते में। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकानें होती हैं, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। देखिए, अब यहाँ पे पूरा ये ब्यौरा दे रहा है कलपट्टू गांव का, कि वहाँ पे लोग क्या है, नर्स भी हैं, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, अध्यापक मतलब शिक्षक भी है, नाई भी है, बुनकर भी है, साइकिल ठीक करने वाला भी है, लोहार भी है, दुकानदार भी है, व्यापार भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। मुख्य गली में कई दुकानें छोटी छोटी हैं, जिसमें से 4 दुकानें चाय की हैं, 2 दुकानें खाद्य एवं बीज भंडार की हैं, सब्जियां की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। वहाँ पे सुबह के नाश्ते में इडली डोसा मिलता है।
और शाम के नाश्ते में बौंडा व मैसूर पाक मिलता है। ठीक है। और चाय का जो दुकान है उसके कोने में ही लोहार का परिवार भी रहता है, और लोहार के परिवार में ही उसके घर में ही लोहे की अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। और उसके जस्ट बगल में साइकिल की मरम्मत की जाती है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। गांव के 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। देखिए, गांव में हम जानते हैं कि अत्यधिक मात्रा में जो होते हैं खेतियां होती हैं, ज़मीनें रहती हैं, और वह ज़मीनें उपजाऊ होती हैं, और उन ज़मीनों पे लोग खेती करके ही अपनी आजीविका अत्यधिक संभालते हैं, यानी चलाते हैं। ठीक है। यहाँ आमतौर पर नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं, और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप अपने चौराहे का, अपने गांव का वर्णन कर सकते हैं कि हमारे चौराहे पे कौन कौन सी दुकानें हैं, कौन कौन से चीज़ें मिलते हैं, हमारे गांव में कौन कौन सी दुकानें हैं, कौन से लोग क्या क्या हैं, किस तरह से लोग कमाते खाते जीते हैं। ठीक इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग चलते हैं तुलसी के पास। तुलसी है जो वह खेतों में काम करती है। ठीक है। अब खेतों में जो काम करते हैं वे लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, उनके बारे में क्या सीखा जा सकता है, चलिए सीखते हैं। हम जब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं, तुलसी कहती है कि हम सब यहाँ रामलिंगम एक ज़मींदार होता है जिसकी बहुत अधिक खेत होती है। रामलिंगम एक नाम भी है और तुलसी भी एक नाम है। रामलिंगम पुरुष का नाम है और तुलसी महिला का नाम है। तो तुलसी कहती है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं, और उसकी परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। उसके परिवार के पास, मतलब रामलिंगम के परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। यहाँ पर शायद 1 एकड़ में 4 बीघा होता है, तो समझ लीजिए 20 चौको 80 बीघा उसका खेत है। ठीक है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। शादी से पहले मायके, देखिए शादी से पहले मायके में भी धान क्या करती थी, धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि जो इसका मायके था वहाँ पर भी लोग मजदूरी करके ही कमाते खाते थे। जो इसकी ससुराल है यहाँ पर भी मजदूरी करके ही कमाते खाते हैं। तो जब वह मायके रहती थी तो वहाँ पर भी धान के खेत में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। जो रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा होती है, करुथम्मा रामलिंगम की पत्नी का नाम है, वह क्या करती है, खेतों की काम की निगरानी करती है कि कौन व्यक्ति काम अच्छे से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। निराई यानी कि सोहनी के लिए, उसमें से घास पात निकालने के लिए बुलाएगा, फिर उसके बाद कटाई के लिए। लेकिन तुलसी कह रही है कि साल में कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जिस समय हम लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है। ठीक। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई की काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुक कर काम करने और देर पानी में पैर डुबोए रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जब प्राइवेट नहीं, जब हम आर्थिक विकास की समझ बताएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि नौकरी में 2 तरीके से क्षेत्र होते हैं। एक संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र में सरकारी जॉब करने वाले आ जाते हैं, और
असंगठित क्षेत्र में ऐसे मजदूर आ जाते हैं। तो यानी असंगठित क्षेत्र में कोई ठिकाना नहीं है। आपने जब तक काम किया तब तक पैसा पाया, काम खत्म पैसा खत्म। ठीक ऐसा ही हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था विविधता की समझ में दोस्ती करना, तो दोस्ती करना में हम लोगों ने देखा था कि समीर 2 जब गुम हो जाता है, अगले दिन समीर 1 को समीर 2 नहीं मिलता है, तो समीर 1 वहाँ पे कहता है कि अंग्रेजी और हिंदी के कोई अखबार ये नहीं बता सकते थे कि मेरा समीर 2 कहाँ चला गया। वहाँ पे वह इस बात को इंडिकेट करना चाहता है समीर 1 कि जिस बच्चे ने बचपन से ही इस पेपर को बेचने का काम किया, इस पेपर के प्रचार प्रसार का काम किया, लोगों तक पहुँचाने का काम किया, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, उसके तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। इसी तरह ये कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो सभी कामें अच्छे से कर लेती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र हमारी ढलती जा रही है, पैर अधिक पानी में डुबोए रहने पे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और रामलिंगम दिन भर की मज़दूरी मात्र हमें कितना रुपए देता है? 40 रुपए। मेरे गांव में मज़दूरी की रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मज़दूरी के लिए यहीं आती हूँ। अब देखिए यह कहती है कि मेरे गांव से मज़दूरी की रेट से यह थोड़ा कम है। मान लीजिए वहाँ पे 45 रुपये मिल रहे होंगे, 50 रुपये, यहाँ पे इसको 40 रुपये मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह मज़दूर के लिए यहीं आती है। रामलिंगन मुझ पर भरोसा करता है। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा, बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मज़दूर ढूंढने नहीं जाता। अब देखिए रामलिंगम पर इसको भरोसा है तुलसी को कि रामलिंगम हमको ही बुलाएगा। यदि सपोज मान लीजिए ये है तुलसी, ये है रामलिंगम का खेत और ये हैं अन्य लोग, क्या हैं? अन्य लोगों की खेतें। तो ये तुलसी जो है, तुलसी को 40 रुपये मिलते हैं तभी रामलिंगम के ही खेत में जाती है, क्यों? जबकि इसके गांव में 50 रुपये मिलते हैं, वहाँ पे नहीं जाती है, क्यों? इसका मेन यही बात हो सकता है, क्योंकि ये 50 रुपये देंगे तो हो सकता है आज 50 रुपये इसको दे के बुलाए, कल 50 रुपये दूसरे को दे करके बुला लें, कल तीसरे को। तो इसका जो रोजगार है, जो रोजगार इसको मिला वह रेगुलर नहीं मिल पाया। इसीलिए रेगुलर रोजगार पाने के लिए हमेशा मतलब उसकी रोजी रोटी चल सके, भले से जितना ही महीना काम चलता हो, लेकिन वह रेगुलर रह सके, इसके लिए रामलिंगम के खेत में जाती है और 40 रुपये में काम करती है। और रामलिंगम भी अच्छा आदमी है, क्योंकि वह दूसरे लोगों की तरह दूसरे गांव से लोगों को नहीं बुलाता है, मज़दूरों को, बस केवल हमको ही बुलाता है, क्योंकि वह हम लोगों पे विश्वास करता है कि हम लोग अच्छे से काम करते हैं। मेरे पति रमन भी एक मज़दूर हैं। एक तो देखिए तुलसी भी मज़दूर है और इसके पति रमन भी मज़दूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों के कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। अक्सर हम गाँव में ऐसा देखते हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, जब वह कोई काम नहीं रहता है, वह लोग दूसरे के खेतों में काम करते हैं, दवा छिड़कने का काम करते हैं या अन्य चीज़ों का काम करते हैं। या यदि गाँव के विवाह पास से नदी बह रही है तो वहाँ से खान में क्या करते हैं, बालू निकालने के लिए जाते हैं या पत्थर निकालने के लिए, ढोने के लिए चले जाते हैं। ये पत्थर और बालू पास के शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। यहाँ पत्थर का तात्पर्य हम गांव में ईंट भट्ठों से ले सकते हैं, यानी ईंट या तो ढोने चले जाते हैं या बालू निकालने चले जाते हैं, ठीक है। यह ईंट का होती है, शहर के मकान में बनाने के काम आती है। इसको ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए एक महिला अपने काम को बता रही है। हो सकता है जब अगले ही लेसन में पढ़ेंगे तो महिलाओं ने बदली दुनिया, उसमें हम लोग जानेंगे। एक साथ में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत शानदार चैप्टर है कि महिलाओं ने बदली दुनिया।
महिलाओं के दुख दर्द को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। महिलाएं क्या क्या एफर्ट करती हैं उसको हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे तुलसी खेत में काम करने के साथ साथ घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी लाती है और बहुत दूर जाके बोरवेल से पानी भी लाती है, कई किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर से। बताइए, इस तरीके से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तुलसी और रमन। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ महीने दिए गए हुए हैं। महीनों में मई से लेकर के नवंबर तक, अर्थात मात्र 7 महीने ही काम किए जा रहे हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3, 4, 5 महीने क्या करना पड़ रहा है उन लोगों को? नहीं, 6 महीने, 6 महीना ही काम लग रहा है और 6 महीना बैठना पड़ रहा है। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको पहले ख़त्म कर दूँ। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा और उसके इलाज के लिए हमको रामलिंगम से उधार लेना पड़ा और रामलिंगम का उधार हम नहीं चुका पाए तो उसके लिए मुझे अपनी गाय को बेचनी पड़ी। यहाँ पे देखिए, रामलिंगम के खेत में ही काम कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ पे ये बीमार पड़ जा रहे हैं तो इससे उधार ले रहे हैं और यही उधार मांगने के लिए प्रेशर डालता है, जिसको अपनी गाय बेचनी पड़ती है। जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने के, ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मात्र 6 महीने काम मिला, 6 महीने काम नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने लोगों ने जो कमाया, इसमें से जो पैसा बचा के रखा था वो 6 महीने बैठ कर के खाएंगे। यदि इसी में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तब क्या होगा? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस का क्या होगा? सोचिए, जीवन अपना किस तरह से गांव के लोग, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास खेती की या छोटे छोटे टुकड़े हैं या खेती ही नहीं है, वे लोग अपना जीवन किस तरह से यापन करते हैं, आप इमेजिनेशन करके सोच सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और हो जाता है, गरीब का आदमी गरीब बनता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए, यह गरीब आदमी है, इसके पास 2 वक्त की खाने के रोटी के लिए ही वह अपना काम में बिजी रह रहा है। मात्र काम में दिन भर बिजी रहने के बाद 2 वक्त की रोटी पाता है तो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देगा? आजकल का जो डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ाई है। मैंने कल शायद एक एडिटोरियल भी पढ़ा था कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए इस समय ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई हो रही है। सभी टीचर सोच रहे हैं कि बच्चों को बुलाने से बढ़िया है कि अपना एक जगह घर में रहो और आराम से पढ़ाते रहो, बच्चों तक वीडियो पहुंचता रहेगा ऑनलाइन। लेकिन आज जिसके पास मोबाइल है उसी के पास तो यह वीडियो जा पाएगा, वरना सभी के पास तो जाएगा नहीं। तो क्या होता है कि गरीब का बच्चा खुद इतना वो गरीब है, वह मोबाइल कहाँ से बढ़ा पाएगा, नेट पैक कहाँ से डलवाएगा और वह कहाँ से पढ़ेगा? इसके वजह से क्या होता है कि गरीब का बच्चा गरीब होता जा रहा है और अमीर का बच्चा अमीर होता जा रहा है। जब हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि राजतंत्र से छुटकारा पाने के लिए ही लोग लोकतंत्र अपनाए। लोकतंत्र में भी लोग स्वतंत्र नहीं रह पाएँ, अच्छे से न रह पाएँ तो लोकतंत्र का भी कोई मायने नहीं रहेगा। इसीलिए लोकतंत्र को हम लोगों को सुदृढ़ करना होगा। जब मैंने नगर का प्रशासन पढ़ाया था, गाँव का प्रशासन पढ़ाया था, तो हम लोगों ने देखा था, यदि गाँव में कोई डीएम साहब आते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, तो वह सीधे सरकार की नीतियों पे, सरकार के कामों पे, सरकार की योजनाओं पे, सरकार के कर्मों पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार तक वह बात पहुँचती है कि गाँव के लोगों के पास ऐसी-ऐसी समस्या है और सरकार इन समस्याओं का समाधान, जब हम लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में पढ़ा था, समस्याओं का समाधान, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब
दिक्कतें, जब परेशानियाँ हमारे पास से सरकार के कानों तक जाती है, कानों तक पहुँचती है, तो सरकार डिसीजन लेती है कि हम ऐसे कार्यक्रम बनाएँ ताकि जो गरीब बच्चे हैं वह भी पढ़ सकें और जो अमीर बच्चे हैं वे भी पढ़ सकें, ठीक है? तो उस तरह की योजनाएँ बनाती है, लेकिन हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस बीच वाले होते हैं लोग, वही उस पैसे को खा जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, एक ऐसे सिस्टम जो सिस्टम बनाना नहीं होगा, जो सिस्टम बना है उसको ही बेहतर ढंग से चलाना होगा। सिस्टम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम को डिज़ाइन किया है, वही सिस्टम बेहतर है। उस सिस्टम में बस सुधार करने की ज़रूरत है। वह सिस्टम बहुत ही शानदार है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र खराब है, लोकतंत्र सही है, लेकिन लोकतंत्र के वास्तविक मतलब को हम समझें और लोकतंत्र के वास्तविक जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम मेहनत करें, उस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चला सकें, वह लोकतंत्र और सुदृढ़ हो सके, उस लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें, उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा, उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा करना होगा, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करना होगा। और ये सब काम कौन करेगा? एक शिक्षित आदमी ही करेगा, क्योंकि शिक्षित आदमी के ऊपर ही यह जिम्मेदारी होती है पूरे देश का भार संभालने की। इसीलिए कहा जाता है कि आज के छोटे-छोटे बच्चे ही आने वाले कल के भविष्य हैं। क्यों भविष्य हैं? क्योंकि वही आज बड़े होकर एक समय गार्जियन बनेंगे। देश का भार उन पे आएगा, लेकिन जब आज हम उन बच्चों को ही कमज़ोर बना दें, उन बच्चों को शिक्षाहीन बना दें, तो क्या वह आगे चल के देश के भार को सँभाल पाएँगे? नहीं सँभाल पाएँगे। यदि जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित न हो, उसके पास उतनी सोचने समझने की शक्ति न हो, तो वह एक अपने घर को ही नहीं संभाल पाता है, तो वह देश को कैसे संभाल पाएगा? देश की व्यवस्था में, देश की सोसाइटी में अव्यवस्था आ जाएगी। जो सिस्टम है वह अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए उस सिस्टम को बनाने के लिए हमने जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी है, जो इसके पहले एनसीईआरटीयाँ पढ़ी हुई हैं, या आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों से आप उस मेन चीज़ों को निकालिए, अपने दिमाग में चिंतन कीजिए, उसको मंथन कीजिए और देखिए कि वह चीज़ें कहाँ तक लागू होती हैं और कहाँ तक नहीं लागू होती हैं। हम तो बताने का काम कर ही रहे हैं, आप लोग भी आगे बताने का काम करिए। चलिए, इसी में हम लोगों ने तुलसी की कहानी पढ़ लिया। तुलसी की कहानी में हमने 2 अन्य नाम जाने, रामलिंगम और करुथम्मा। इन सभी कहानियों को सीक्वेंस में आप याद करते रहिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में बैठ रहे हैं, किसी ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्कस करने के लिए यह कहानी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने आस-पास की कहानियाँ ले लेते हैं, अपने आस-पास से यदि आप कहानियाँ बना लेते हैं, तो वह आपके लिए बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब, जिस तरीके से हम तुलसी की कहानी देखे थे, उसी तरह से हम शेखर की कहानी देखेंगे। हमें यह ध्यान अपने घर लेकर जाना है। नहीं, यहाँ पे जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने, जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक? ये काम क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मज़दूरी से ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा पैसा कमाते हैं और अपना गुज़ारा भी नहीं चला पाते हैं। ठीक इसके बाद हम लोग ये तुलसी की कहानी में हम लोग जान चुके हैं कि तुलसी अपना जीवन यापन, उसके पति रमन का जीवन यापन, किस तरह से दोनों की जीवनचर्या चल रही थी, किस तरह की अपने लाइफ़ को सर्वाइवल कर रहे थे। वहीं पे रामलिंगम और करुथम्मा थे, वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी आगे की हेडिंग में हम सभी लोगों की तुलना करेंगे और सभी लोगों की तुलना कर कर के जानेंगे कि कैसे हमारे समाज में आज भी असमानता है। क्योंकि जब हम संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं, तो संविधान की उद्देशिका में यही लिखा रहता है कि हम भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 तरह की न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनैतिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय तो काफ़ी हद तक हम सभी लोगों को मिल गया है। राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हम सभी लोग हैं,
वोट डालने के काबिल हो गए हैं 18 साल की उम्र पे, ठीक है। लेकिन आज भी आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए झगड़ा होता है, आंदोलनें होती हैं, विरोध होते हैं, विपक्षी विरोधी में खड़े होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए कि आज भी आर्थिक और सामाजिक असमानता अपने समाज में कैसे विद्यमान है, इस चीज़ को जानने के लिए जब क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर समानता पढ़ेंगे, तो वहीं पे कांता की कहानी पढ़ेंगे। कांता की कहानी में यही बताया गया है कि वह वोट डालने के लिए उसका मालिक उसके लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के लिए उसका मालिक उसके लाइन में खड़ा नहीं रहता है। गरीबों में झगड़ा होती है, अमीरों से वहाँ पे झगड़ा नहीं होती है, जबकि वोट डालने के लिए अमीर भी उस लाइन में खड़ा होता है। तो कांता को तो कुछ समय अच्छा फील होता है कि हम कितने एक समान हैं, लेकिन जब वह देखती है हॉस्पिटल में, तो उसकी जो अंदर की खुशी है वह धीरे धीरे दुख में तब्दील होने लगती है। वह सोचने लगती है कि कितनी असमानता है। ठीक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तुलसी को लेकर के, रमन को लेकर के, रामलिंगम को लेकर के, करुथम्मा को लेकर के। अब हम आगे चलते हैं शेखर को लेकर के। शेखर कहते हैं, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेतों का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। देखिए, ये जब दूसरों किसानों से मदद लेता है, तो उसके बदले में उसके खेत में भी कटाई करता है। खुद गाँव में ऐसा होता है, यदि उनको मतलब धान को दौरी करना है मशीन से, तो ये अपने दोस्तों को बुला लेगा। फिर इन लोगों का जब दौरी होगा, तो ये उन लोग में जाके करा देगा। इसके पास थोड़ा सा ज़मीन है, वह अपने ज़मीन के काम खुद कर लेता है। कुछ थोड़ी बहुत मदद लेनी होती है तो अपने आसपास के किसान भाइयों से मदद ले लेता है, लेकिन अपने खेत में मजदूर नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि चलिए आगे समझते हैं। जबकि वहीं एक रामलिंगम होता है, वह अपने खेत में मजदूरों को लगा लेता है। चलिए समझते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। जो व्यापारी है वह मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। देखिए यहाँ पे व्यापारियों ने अपना एजेंट बना रखा है कि जाके उसको याद दिला देना, अरे किसान भाई, तुमने व्यापारी से जो उधार लिया था ना, उन्होंने अनाज इतना मांगा है, इतने रुपए किलो अनाज चल रहा है, ला करके व्यापारी का उधार चुका देना, कहीं और मत बेच देना। तो बेचारे मजबूरन जो किसान होते हैं वह किसी और को बेच नहीं पाते हैं। ठीक है, मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लगा दूंगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाती है। देखिए, बेचारे 12 महीने का धान उगा रहे हैं, लेकिन जो धान आ रहा है, जो अनाज आ रहा है, उसमें सिर्फ 8 महीने ही खा पा रहे हैं। 4 महीने वह अनाज नहीं खा पाते हैं। सोचिए कैसी मतलब ये विषमता है। आप खुद इमेजिनेशन करके देखिए। उधर तुलसी और रमन जो थे, मात्र बस 6 महीने ही कमा खा पाते थे, 6 महीने बैठना पड़ता था। यहाँ पे जो शेखर है, वह अपनी दुख दर्द को फील करते हुए बता रहा है कि मेरे घर में जो अनाज आती है, मात्र 8 महीने ही हम खा पाते हैं। 8 महीने का मतलब कि 4 महीने वह क्या करेगा? कमा करके ही खाएगा, खरीद कर ही खाएगा। देखिए किस तरह से ये विषमताएँ हैं। इन विषमताओं को कैसे दूर किया जाए? क्या वह केवल शिक्षा ही एक माध्यम हो सकता है, या अन्य चीज़ें भी माध्यम हो सकती हैं? इसको हमको, आपको, सभी लोगों को सोचना होगा कि अपना देश जो विकासशील है, वह विकसित कैसे बनेगा, वह आगे कैसे बढ़ेगा। केवल यह बातें कह देने भर से नहीं होती हैं। इन बातों को रियलाइज़ भी करना होता है, उन चीज़ों को ग्रहण भी करना होता है, उन चीज़ों को वास्तविक
महत्व समझना होता है, तभी हम अपने जीवन के साथ साथ इस समाज को, इस दुनिया को बदल सकते हैं, वरना हम नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप सुधरिए, अपने आप जग सुधर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो 4 महीने बच जाता है वह रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। देखिए यहाँ पर भी रामलिंगम आ गया। रामलिंगम का कलपट्टू गांव, शहर में भी क्या था, कलपट्टू गांव में भी 20 एकड़ जमीन था और उसकी चावल की मिल भी है। ठीक है, वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा आ जाता है। कर्ज लेने पर, अब देखिए कर्ज लेने पर क्या होता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होती या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं हुई तब भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो फसलें हैं उसको जुआ बोला गया है। ये जुआ है, जिस तरह से जुआ में जीतने और हारने का दोनों डर बना रहता है, वैसे ही फसल में भी अच्छा और न अच्छा होने का दोनों डर बना होता है। सपोज मान लीजिए इस बार आपकी फसल एकदम लहलहा रही है, आपके धान खेतों में एकदम लहलहा रहे हैं, आप एकदम 15 दिन पहले से ही खुश हैं कि 15 दिन बाद हमको धान की कटाई करनी है। इस बार जो पैदावार हुआ है, उपज हुई है, बहुत अधिक हुई है, इस बार धान के गल्ले अधिक गिरेंगे। लेकिन अचानक बारिश आ जाए, अचानक ओले गिरने लगें, अचानक कुछ ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आ जाएं, तब क्या करेंगे? तब तो आपको कर्ज लेकर के ही चुकाना पड़ेगा। तो उस साल आपकी फसल बर्बाद हो जाए, तब वह कर्ज जो आप लिए रहेंगे उसको चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। तब उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर अगले साल खेती करेंगे। तो इसी तरह से जो कर्ज का और अपने खर्च का, जो कर्ज का और अपने खर्च का जो चक्र है वह चलता रहेगा। एक कर्ज का चक्र, एक अपने खर्च का चक्र, और यही चक्र चलता रहेगा जो कभी पूरा नहीं होगा। और इसी चक्र के साथ साथ आपके जीवन का भी चक्र समाप्त हो जाएगा। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है, जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। अब पिछले कुछ साल से किसानों पे अब विपदा बहुत अधिक हो चुकी है और इसका मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में हमेशा सुनने को मिलता है कि कर्ज से परेशान होकर किसान ने की आत्महत्या। एक तो कर्ज के तले दबकर के किसान हत्या कर रहा है, दूसरी तरफ सूखा पड़ जाने पे किसान हत्या कर रहा है, तीसरी तरफ अत्यधिक बारिश हो जाने की वजह से फसल नहीं उग पाया, उसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। और भी कई वजह हैं, बाढ़ आ जाती है, इसके वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। यानी कि चारों तरफ से किसान क्या है, बेबस है, लाचार है। लेकिन अब इन किसानों को अपनी पावर को समझना होगा कि हमारे अंदर क्या पावर है। अभी इसमें एक क्वेश्चन भी होगा कि लोग, किसान जब खेतों में काम करते हैं तो उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है, क्यों? इसको आप लोग समझिएगा और यदि उत्तर मालूम हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल से उन्हें अपना कुछ पैसा, क्या हो जाए, अपना कुछ पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। कुछ पैसा उन्होंने अपनी चावल की मिल में, कीटनाशक की दुकानों में लगाया, कुछ सरकारी बैंकों से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं और अपनी मिल में चावल निकाल करके आसपास के शहरों में व्यापारियों से बेच देते हैं। इससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। अब भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, खेतिहर मजदूर
और किसान। देखिए, किसान और खेतिहर मजदूर दोनों में अंतर है। इस अंतर को आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा। अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि खेतिहर मजदूर और किसान में क्या अंतर है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं और शेखर की तरह छोटे किसान हैं। छोटे किसान का मतलब जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, वह अपने खेत में मजदूरों को नहीं लगा सकते। और खेतिहर मजदूर हैं जिसकी बड़ी ज़मीन है, उसके खेत में जा कर के काम करते हैं। और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं, रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटा पड़ता है। भारत में 80% किसानों की यही हालत है। भारत में 20% किसान रामलिंगम जैसे हैं और बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों के अन्य काम धंधे भी शुरू कर लिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ठीक है, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं के आदि पर निर्भर रहते थे। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त हैं। आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति की या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरोड़ा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पुदुपेट गांव के नाम, कलपट्टू के पास ही पुदुपेट नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये रहते हैं और ये सब मछली मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस चीज़ से हम यह समझ सकते हैं कि जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे और जियोग्राफी में जब हम मानव भूगोल पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे और भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो इन तीनों भूगोल को हम लोग इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारे जीवन को ऐतिहासिक, भौगोलिक, ये सभी पहलुएं जो होती हैं वे प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक पहलू ही तो है, भौगोलिक प्रभाव ही तो है। मान लीजिए एक जगह जहाँ समुद्र है तो वहाँ पे लोग मछली मार करके अपना जीवन यापन करेंगे। एक तरफ उपजाऊ खेती है तो वहाँ पे लोग खेती करके अपना जीवन यापन करेंगे। एक तरफ लद्दाख में पहाड़ी इलाका था तो वहाँ पे ऊन बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ पे ऊन बेचकर पश्मीना नाम की बकरी से बेच करके अपना काम चलाते थे। यहीं केरल में लोग खेती करते थे। ठीक वैसे ही भौगोलिक जो कारण होते हैं, भौगोलिक जो प्रभाव होता है, वह अपने जीवन पे बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। ऐतिहासिक जो प्रभाव होता है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में कोई अन्य फसलें उगाई जाती हैं और किसी ने कहा कि तुम यह फसल उगाओ, ज़्यादा फायदा है, तो क्या आप उगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस फसल को उगाने के लिए यहाँ पर वैसी मिट्टी चाहिए, वैसी जलवायु चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। तो चलिए देखते हैं नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती करके, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जो सपाट एरिया नहीं है, समतल एरिया नहीं है, पहाड़ की तरह है, तो वहाँ पे लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। सीढ़ी नुमा खेती इसलिए कहते हैं ताकि लोग वहाँ करते हैं ताकि लोग खेतों में पानी को इकट्ठा कर सकें, जिससे फसल हमारी क्या हो, अच्छे से चल सके और इसमें पानी थोड़ा अधिक देर तक इकट्ठा रह सके। अब इसमें पढ़ेंगे अरोड़ा और परिवेलन की कहानी। इसमें क्या होता है, पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने जाते हैं। अत्यधिक लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं। सुबह 2 बजे मछली पकड़ने चले जाते हैं, रात को ही मान लीजिए 2 बजे, और सुबह 7 बजे तक वह सब
तट पे आ जाते हैं। जो पुरुष होते हैं मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, जो इनकी औरतें होती हैं वहाँ पे नीलामी करती हैं, कुछ उसमें से निकाल के अपने लिए खाना बनाने के लिए रख देती हैं, बाकी बड़े व्यापारियों से या जो गाँव में घूम घूम के औरतें बेचती हैं उन लोगों से बेच देती हैं। और जो इन्होंने बचा के रखा है उसमें से जो मारने वाले होते हैं उनको कुछ हिस्सा मिल जाता है, और जिनकी नाव होती है उसको एक हिस्सा मिल जाता है। इस तरह से हिस्सा बाँट करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से रोज़ी-रोटी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनको साल भर में 4 महीने जो मानसून का मौसम होता है उसमें इनकी नाव ठप रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इसीलिए ये मछलियाँ नहीं मारते हैं। तो 4 महीने खाने के लिए जिन व्यापारियों से ये सब मछली बेचते हैं, उन व्यापारियों से ये लोग कर्ज़ ले लेते हैं और उस कर्ज़ को चुकाने के लिए ही मछली उसी व्यापारी को देना पड़ता है। भले से अगला व्यापारी उनको 2 गुना 3 गुना दाम दे रहा है, लेकिन उसको नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यापारी इसको पहले से कर्ज़ दे चुका है, इसके मुसीबत में साथ दे चुका है। इसी तरह से ये लोग भी अपना जो चक्र है कर्ज़ और खर्च का, इनका भी इसी तरह चक्र चलता रहता है और एक समय इनके जीवन का भी चक्र समाप्त हो जाता है। बस इसमें इसी तरह की कहानी है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक और हेडिंग है, ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती करते हैं, खेती-बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करने में आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द-गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों के लोग, ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। देखिए, भौगोलिक स्थिति यहाँ पे वर्णन करना चाह रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी हमें 1 कदम 2 कदम पहले ही सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि हमारे मन में सवाल उठे। जब हमने नगर प्रशासन पढ़ा था, तो नगर प्रशासन में जब रेहाना ट्यूबलाइट जोड़ देती है, तो देखिए उसके मन में क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट को लगाएगा कौन? तो इसीलिए जब हमारे अंदर क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित हम उसका उत्तर ढूँढने के लिए व्याकुल रहेंगे। हमारे अंदर एक उत्सुकता बनी रहेगी उस चीज़ को जानने के लिए। जब उस चीज़ को जान लेंगे, फिर एक नई उत्सुकता बनेगी किसी और चीज़ को जानें, जिससे हमारा माइंड विकसित होता जाएगा। कई लोग उस ज़मीन व पर मज़दूर के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुज़र-बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं, जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम-धंधों पर फल-फूल रही है। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मज़दूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है। यानी कि हमने देखा, अभी तक किसकी-किसकी कहानी पढ़ा हम लोगों ने। रामलिंगम का नाम जाना, करुथम्मा का नाम जाना, तुलसी का नाम जाना, रमन का नाम जाना, शेखर का नाम जाना, अरोड़ा का नाम जाना, परिवेलन का नाम जाना, और इस तरीके से हम लोग इनकी जीवनचर्याओं के बारे में जाना, इनकी दिनचर्याओं के बारे में जाना, इनकी रोजी-रोटी कमाई के बारे में जाना और किस तरह से यह लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में जाना। साल भर में क्या इन लोगों को पूरी साल रोज़गार मिल पाता है? नहीं, इसके बारे में जाना। पूरी साल रोज़गार न मिल पाने के कारण इनको कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं, इसके बारे में जाना। यह लोग किन-किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसके बारे में जाना। और ये जिन समस्याओं का
मतलब समस्याओं से जूझते हैं, उस समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, वह हम लोगों को सोचना होगा। उन किसान भाइयों को सोचना होगा, भारत में रहने वाले सभी युवा वर्ग को सोचना होगा, सभी लोगों को सोचना होगा कि कौन से कार्यक्रम, कौन सी योजनाएँ, कौन सी नीतियाँ, किस तरह से ढाँचा तैयार किया जाए या जो ढाँचा बना है उसको किस तरह से चलाया जाए, ताकि हम सभी लोग एक समान हो सकें, हमारे बीच समानता आ सके, भाईचारा आ सके, बंधुता आ सके, हम लोग स्वतंत्र रह सकें, समता आ सके। तो इस तरीके से हम जब लेसन की समाप्ति करेंगे, तो मुझे मालूम है यह लेसन की समाप्ति बहुत ही रोचक ढंग से होगी। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में जान गए कि लोगों के पास कितना दिक्कत है, क्या शहरी क्षेत्र में ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप पहले ही अपने बारे में उस बारे में सोच लीजिए, फिर जब हम बताएँगे तो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।